नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। 2 दिन में 2 बड़ी कामयाबी, वो भी स्वदेशी तकनीक के दम पर। भारत ने स्पेस और डिफेंस में बड़ी छलांग लगाई है। पहले तो किलर हाइपरसोनिक मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया और उसके बाद स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्नि बाण रॉकेट लॉन्च करके जैसे इतिहास ही रच दिया। 4 MCC to the platform engine pressure 2 1 0 ignition confirm power maneuver happened, wind biasing is completed. Plus 1 minute. Stand out. जी हां, स्पेस यानी अंतरिक्ष और डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र, इसमें पिछले 2 दिन काफी मायने रखते हैं। इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों में स्पेस और डिफेंस क्षेत्र में भारत ने 2 बड़े मुकाम हासिल किए हैं और ये मुकाम बड़ा फर्क पैदा कर रहे हैं। पहली कामयाबी की बात करें जो बीते कल की रही, जहां हमने स्वदेशी तकनीक से सुपर किलर मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। दूसरी उपलब्धि आज स्पेस के क्षेत्र से आई, जहां चेन्नई के स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने इतिहास रचते हुए अग्नि बाण रॉकेट का सफल परीक्षण किया, जो कि 3D तकनीक पर आधारित है। यानी भारत की ताकत में 29 और 30 मई 2024 के ये 2 दिन स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे, जब 2 दिनों में भारत ने स्पेस और रक्षा 2 बिल्कुल अलग क्षेत्रों में कामयाबी की एक नई बुलंद तस्वीर बनाई। इस कामयाबी के क्या मायने हैं? भारत डिफेंस और स्पेस में किस तरह से आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रहा है? इन 2 सफल परीक्षणों की आखिर खासियत क्या है? इन्हीं सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और आज के शो में हमारे साथ चर्चा में खुद अग्निकुल कॉस्मोस के को फाउंडर और सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले श्रीनाथ, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। और मैं जो सबसे अहम बात इसमें देख रहा था जो थी कि ये पूरा जो परीक्षण है वो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जिसकी बात की जा रही है, जरा हमें बताइए इस लॉन्च के बारे में, इसकी तैयारियों के बारे में और इसके साथ ही आपकी कंपनी के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है आज। ये फ्लाइट तो कम्प्लीटली सक्सेसफुल फ्लाइट था। इससे हम 2 एडवांटेजेस मिल रहे हैं। एक तो हमारे कमर्शियल लॉन्च जो फ्यूचर में आ रहे हैं, उसके सारे टेक्नोलॉजीज हम इजी लॉन्च में वैलिडेशन किया। सो वो तो बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक मेजर है, क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट में अगर कस्टमर्स आ रहे हैं तो उसके लिए तो इस ऐसे कॉल इट फ्लाइट पेडिग्री, राइट। इस फ्लाइट से फ्लाइट पेडिग्री होगा उस टेक्नोलॉजीज को। सो इसलिए वो तो एक बिग एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज है कि इसमें बहुत नई न्यू टेक्नोलॉजीज है जो इंडिया में हमने पहले किया। सो इसलिए इट्स लाइक एडिंग टू द टेक्नोलॉजीज इन इंडिया थ्रू आवर एफर्ट। सो ये तो हमारे साइड से एक थोड़ा सा एफर्ट है नेशन बिल्डिंग में, और उसी का अपॉर्चुनिटी मिलने भी बहुत डिफिकल्ट है, एंड वी आर एबल टू डू दैट। सो हैप्पी अबाउट दैट। बहुत बेहतर तरीके से आपने तमाम बातों को रखा और ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आप कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मॉडेस्ट हैं, हम्बल हैं।
और भारत के ये जो लंबी छलांग भारत रक्षा क्षेत्र स्पेस के क्षेत्र में लगा रहा है, उसमें आप जैसे यंग माइंड्स जिस तरह का फ़र्क पैदा कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और आपको और आपकी पूरी टीम को दिल से सलाम। मैं दूसरे सवाल के साथ भी आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले शिवाज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस चर्चा में पाकर। सर, दो क्षेत्र बिल्कुल मुख्तलिफ क्षेत्र हैं, ये बिल्कुल अलग क्षेत्र हैं, स्पेस और डिफेंस, लेकिन ये दोनों क्षेत्र की एक बात है कि ये भारत की ताकत को दिखाते हैं। चर्चाएं शुरू हो जाती हैं जब भी कुछ ऐसा परीक्षण होता है, जब भी हम कामयाबी की इस तरह की छलांग लगाते हैं। आप बताएं, आपके लिए रुद्रम 2 और ख़ास तौर पे आज जिस तरह से हमने स्पेस की दुनिया में जिस तरह की छलांग लगाई है, इसके क्या मायने हैं? किस तरह से भारत बहुत तेजी से डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखो प्रशांत, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से भारत बढ़ता जा रहा है ये काबिले तारीफ है, और दोनों में बहुत जरूरी था। पहले हम अगर रुद्रम 2 की बात करें तो ये एक प्रकार एयर टू सरफेस मिसाइल है, और इसका टेस्ट करना बड़ा जरूरी था क्योंकि अभी तक हम इंपोर्ट ही कर रहे थे। देखो, अब हमने जब रफेल को भी खरीदा तो उसके अंदर हमने स्कैल्प मिसाइल लिए जो फ्रेंच ओरिजिन की है, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। उसकी रेंज जो है 400 to 500 किलोमीटर है। उसके अंदर हमने फिर मिट्योर मिसाइल थी, एयर टू एयर, और माइका मिसाइल। मगर हम अपनी बनाना चाहते थे जो कि इंडिजिनस बने, और जिस प्रकार से रुद्रम 1 हुआ, फिर रुद्रम 2 का अब हमने जो टेस्ट किया वो बड़ा काबिले तारीफ है। एक प्रकार से फोर्स मल्टीप्लायर है और ये गेम चेंजर है, और इसको हमने सुकोई 30 MKI पे टेस्ट किया है और बहुत ही सफल टेस्ट रहा है। इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 300 से 500 किलोमीटर है, और ये जो एंटी रेडियो मिसाइल सिस्टम पे तहत है। इसका मतलब कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी ऐसा टारगेट होगा, जैसे कि रडार हो सकता है, कम्युनिकेशन सेंटर हो सकता है, उसको पैसिव मीन से जाके 100% हिट करेगा, और इस मिसाइल को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कहता हूं कि ये हमने जो ताकत प्राप्त की है इंडिजिनसली, मुझे लगता है काबिले तारीफ है। और जो DRDO और एयरफोर्स ने मिलके इसको एक प्रकार से बनाया है, मुझे लगता है इसके आने से भारत की काबिलियत तो क्षमता बहुत बढ़ेगी। और यही नहीं, अभी हमने रुद्रम 3 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ये सॉलिड फ्यूल का है, इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये एक गेम चेंजर है, 100% एक बार हिट करता है। अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी बीच में टारगेट बंद भी कर देता है तब भी इसको हिट करेगा। तो ये मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अंदर कुछ एक ऐसे देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी को बना पाए, और वो भारत ने बना पाई है। और मुझे लगता है मिसाइल में अगर एक से एक बढ़ के मिसाइल हम बढ़ा रहे हैं। आप देखें, नाग मिसाइल हमने बना ली है, उसके बाद बेसिकली अब ये जो रुद्रम 1, फिर रुद्रम 2 और रुद्रम 3 की तरफ हम जाएंगे, और तो एक के बाद एक हम ऐसी क्षमता प्राप्त कर रहे हैं कि जो हम सामान पहले बाहर से खरीदते थे अब हम खुद बना पाएंगे और दूसरे देश को बेच पाएंगे। हमारा जो मोटो है, मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड। तो जब हम इंपोर्ट करते थे, आज तक 60 से 70% हम अपने वेपन सिस्टम, आने वाले समय में 60 से 70% हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और देश के लिए हम एक प्रकार से जो फॉरेन रिजर्व है उसको कमा पाएंगे। तो ये जो आज टेस्ट था कल, ये एक बिल्कुल काबिले तारीफ था, 100% एक्यूरेट था, और हमें अब बहुत ही ज्यादा एक प्रकार अपने ऊपर फक्र हो रहा है अपने देश पे कि जिस प्रकार से मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक से एक माइलस्टोन बहुत बेहतर बात आपने कही। और ये वाकई जो कहते हैं ना कि आत्मनिर्भरता की ओर शायद इस तेजी की उम्मीद हमने नहीं की थी, लेकिन आज डिफेंस में, रक्षा क्षेत्र में भारत ने जिस तरह से तेजी से कदम बढ़ाए हैं और जिस तरह से तमाम ये परीक्षण, सफल परीक्षण सामने आ रहे हैं, वो उसकी एक बान की भर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और श्रीनाथ, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भूख बढ़ गई है, उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, आप लोगों ने जो किया है वो देखने के बाद अब मेरा अगला सवाल यही है कि जरा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, किन चीज़ों पे काम किया जा रहा है, और उसके साथ ही ये भी बताइए कि खास तौर पे इसरो के साथ क्या आने वाले वक्त में कुछ कोलैबोरेशंस होने वाले हैं। इनस्पेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इनस्पेस यहाँ एक रेगुलेटर के रोल प्ले कर रहे हैं और इसरो यहाँ एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनर के रोल प्ले कर रहे हैं।
और इसरो तो हमारे के और फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली तो ह्यूज इंस्पिरेशन है. सो गोइंग फॉरवर्ड भी हम ऑलवेज हमेशा इसरो के साथ ही काम करने का प्लान है. बट in addition to that, I think InSpace and ISRO working together with them, वो तो बहुत important है सक्सेस के लिए, क्योंकि स्पेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्पेस टेक्नोलॉजीज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और ये सपोर्ट के बिना सक्सेस मिलना तो बहुत डिफिकल्ट होगा. बिल्कुल, और ये वाकई है कि जितने भी अलग अलग शक्तियां हैं वो जब मिलकर साथ काम करती हैं तो उसकी तस्वीर क्या होती है, वो एक बिग पिक्चर क्या होती है, वो आज भारत दुनिया को दिखा रहा है. एक वक्त था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, चीज़ों को इंपोर्ट करना, इन सब के बीच में भारत आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहा है, और वो भी क्या ज़बरदस्त तरीके से. इस बीच हमारे साथ एक और बेहद ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं. रतन श्रीवास्तव साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं. जाने माने एरोस्पेस कंसल्टेंट हैं, इसके साथ ही एमडी हैं ब्रॉर ग्रुप एशिया से. रतन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका. आपने कामयाबी की बात जब हम करें, खासतौर पे मैं आपसे स्पेसिफिकली अग्निकुल कॉस्मोस के जो परीक्षण है, जो सफल परीक्षण है, उस पर सवाल करूंगा. आप लोग बड़ी बारीकी से निगाह रखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि, आपकी पहली प्रतिक्रिया. Prashant, thank you very much for inviting me to the show. And Srinath, happy to see you do this. I know Srinath from the time that Srinath and Moin were young boys out of IIT and trying to make this happen. Srinath, congratulations. We are so happy to see this happen. मैं यही बोलना चाहता हूँ कि श्रीनाथ और मोइन ने बहुत मेहनत की है. मैंने इनको देखा है, कई सालों से मैं इनको जानता हूँ और इनको देखा है मैंने. इन्होंने लगातार मेहनत की है, लेकिन इसके साथ इनको इसरो का बहुत साथ मिला है, इसरो की बहुत गाइडेंस मिली है. और इसरो की गाइडेंस और इसरो की मेरे कहना चाहिए मेंटोरिंग के बिना आज ये जो हमने दिन देखा है ये नहीं देख सकते थे. बट आई मस्ट ऑल्सो कंग्रेचुलेट श्रीनाथ फॉर यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी. इन्होंने एडिटिव टेक्नोलॉजी यूज करके सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाया है, विच इज पाथ ब्रेकिंग. ऐसा बहुत कम हुआ है अभी तक. और इसमें इन्होंने जो सबऑर्बिटल मिशन डेमोन्स्ट्रेटर दिखाया है, दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटर, बट आई एम वेरी श्योर कि श्रीनाथ और उसकी टीम मिल करके इसको एक कमर्शियल एंगल तक ले जा पाएंगे. और वहाँ पर ये अगर इन्होंने जैसे अभी 2 स्टेज रखा, अगर 2 स्टेज रॉकेट रखेंगे और ये 300 से 400 किलोग्राम का पेलोड ले जा पाएंगे ऑर्बिट में, तो आई थिंक ये इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती कि इन्होंने जो कर दिखाया है आज. और यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट अ वेरी, आई वुड से, कॉम्पिटेंट कॉस्ट. बेहतर तरीके, यही अच्छा लगता है कि आज देखिए शायद इस क्षेत्र से जुड़े जो लोग भी हैं वो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, और इतना बेहतर लग रहा है ये शो करते हुए. मेरा भी जो सीना है वो उमंगों से फूला हुआ है. मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये शो करते हुए, और ये वाकई अपने आप में गौरव का पल है. हम जिस कहते हैं ना, हमें कहा जाता था कि हम इवॉल्विंग स्टेज में हैं, हमारी रफ्तार तो देखिए साहब हम कहाँ हैं. चलिए शिवाज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा. अभी वाली कामयाबी हो गई, आप बहुत बारीकी से डिफेंस के क्षेत्र को देखते हैं. आपको कहां लगता है कि हमें और ऊंची छलांग की आवश्यकता, कहां काम करने की आवश्यकता, आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? देखो प्रशांत, एक तो ये देखना पड़ेगा जो कि अब अग्निकुल कॉस्मोस जो कि एक स्टार्टअप है जिसने करके दिखाया, जो अग्निबाण जिसकी बात कर रहे हैं हम, हमारे देश के अंदर बहुत काबिलियत और क्षमता है, हम उसको टैप नहीं कर रहे थे. और कहीं ना कहीं R&D की बड़ी कमी थी. अब जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि R&D में जो पैसा खर्च किया जाएगा वो भी शेयर किया जाएगा स्टार्टअप से. हमारे देश के अंदर जो स्टार्टअप है वो भारत की ताकत है, उसको यूटिलाइज करना है. मुझे लगता है ये आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा भारत के लिए. एक जो स्टार्टअप जिस प्रकार से अग्निकुल कॉस्मोस, जिसने 3D प्रिंटेड वाले सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड से एक रॉकेट को कर दिया, ये काबिले तारीफ है. तो मुझे लगता है भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता की कभी कमी नहीं रही, मगर हमारी इंटेंशन और कहीं ना कहीं हमारी कैपेबिलिटी थी. गवर्नमेंट इनको एक प्रकार से
प्लेटफॉर्म दे, और वो अभी प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसके तहत ये इसरो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है इस क्षेत्र में। इसी प्रकार से जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात आती है तो भारत दो चीजों में बहुत अच्छा किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक तो हमने जो रॉकेट्स के मामले में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, और एक मिसाइल बनाने में, और जिस प्रकार से ये रुद्रम सीरीज है जो एक गेम चेंजर सिद्ध होगी, क्योंकि इसको कोई भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करता, कोई देश आपको शेयर करने के लिए नहीं। आज हमने डेवलप कर दी है, रुद्रम 1 किया, रुद्रम 2 जिसकी रेंज 350 से 550 किलोमीटर है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, वो एक प्रकार हिट कर सकती है टारगेट को, इवन जो पैसिव हो। तो हमने इसका मतलब सर ये दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, वो भी इतने सारे कंस्ट्रेंट्स के बावजूद। और वाकई ये हमारी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए मेरे ख्याल से चर्चाएं जो हैं वो बहुत सी जगह शुरू भी हो गई होंगी, और इसके बारे में भी हम आने वाले वक्त में चर्चा करेंगे कि आखिर ये हलचल किस तरह से मच रही है। समय मेरे पास कम है, इसलिए मैं आखिरी सवाल के साथ मैं सवाल क्या कहूँ, मैं आऊँगा श्रीनाथ आपके पास। ज़रा हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को कुछ अगर इंस्पायरिंग टिप आपको देनी हो तो आप क्या देंगे, क्या कहना चाहेंगे? एडवाइस है कि सक्सेस तो स्पेस इंडस्ट्री में आसानी में नहीं आएगा, तो हम तो परसेवियर करना पड़ता है। उसी एक और दो फेलियर्स आने में वी शुड नॉट गेट बॉग डाउन। मोटिवेशन अंदर से मिलाना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, सो सक्सेस भी थोड़ा टाइम के बाद ही आएगा। Until then, we need to hold on to hope and persevere. वही एडवाइस है न्यू स्पेस स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के। क्या बात है, क्या बात है। और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो सारे आज चर्चाएं रही हैं ये वाकई हमारे यंग ब्लड को और ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसी चर्चाएं आपके सामने लाएं जहां बहुत स्पष्ट जानकारी हो, जहां पर बात भारत के ताकत की हो, भारत की आत्मनिर्भरता की हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। रतन सर, आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, समय मेरे पास इतना ही था, इसलिए मैं दूसरे सवाल के साथ आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन बहुत ही अच्छी चर्चा रही। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस तरह की चर्चाओं में आपको जोड़ेंगे। सिवाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। भारत के रक्षा क्षेत्र की मजबूती को इतने डीपली समझने में आपने हमारी मदद की। इसके साथ ही श्रीनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहूँगा कि उम्मीदें बढ़ गई हैं, हमारी भूख और ज़्यादा बढ़ गई है। आप सभी हमारा मान और बढ़ाएं, यही हमारी कामना है, हमारी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में सभी का जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार कुछ अहम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। 4 MCC to the platform, engine pressure 2 1 0 ignition platform. Maneuver happened. Wind biasing is completed. Plus 1 minute. Man out. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और चलिए बात बाजार की। बाजार में लगातार 5वां दिन आज ऐसा रहा जब गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 216 अंक गिरकर 22,500 के पास बंद हुआ। मीडिया और बैंक को छोड़ सभी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। बाजार के दिन भर का एक्शन क्या रहा, हमारे सहयोगी अंश भीलवाड़ से जानते हैं। जी अंश, बताएं। तो इस मई सीरीज में हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने जो साइकोलॉजिकल मार्क होता है 23,000 का, वो पहली बार छुआ है। लेकिन अगर इसके सीरीज का चार्ट देखा जाए तो 3 सीरीज के एडवांस के बाद जाकर निफ्टी अभी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। अगर यहाँ पे इसका चार्ट देखा जाए तो निफ्टी ने एक्चुअली ये सीरीज में जो उसका की सपोर्ट होता है 22,750 के पास का, उसे भी ब्रेक करके नीचे आ चुका है। लेकिन नीचे की तरफ 20 DA में थोड़ा कुछ 22,460 के आसपास नजर आ रहा है। तो ये लेवल एक सपोर्ट के तौर पे
एक्ट कर सकता है कमिंग सेशंस में। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो मिड कैप ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है इस सीरीज में, साथ ही साथ 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। वहीं स्मॉल कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप गेंस को होल्ड नहीं कर पाया और लाल निशान में बंद हुआ है इस सीरीज में। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी ऑटो टॉप सेक्टोरल गेनर था, साथ ही साथ रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है और इस सीरीज में इंडेक्स ने 5% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। इसके टॉप गेनर्स में हमें बालकृष्ण इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड दिखते हैं। दूसरे इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मेटल ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और हरे निशान में बंद हुए इस सीरीज में। सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स है जो टॉप सेक्टर लूजर नजर आता है। साथ ही साथ इस सीरीज में देखा जाए तो 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो गिरकर निफ्टी आईटी अपने एक बहुत ही अहम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास आता हुआ नजर आ रहा है और ये सपोर्ट कुछ 32,700 पर है। तो जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है इसमें एक अच्छी पॉजिटिविटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। शुक्रिया करेंगे अंश आपका बाजार की इन बड़ी बातों के लिए। बढ़ते हैं आगे और आज दिन भर एक्शन कहाँ रहा, पंच कहाँ दिखा? 5 का पंच लेकर हाजिर हैं शरद दुबे। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे हम दिन में 5 अहम स्टॉक या थीम्स को पकड़ते हैं जहां पे एक्शन और वॉल्यूम्स देखने मिलता है। तो हम सबसे पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वो है इमामी। स्टॉक में भयंकर तेज़ी देखने मिलती, स्टॉक 10% के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम देके ट्रेड किया था और जो Q4 नंबर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले थे, अनुमान से बेहतर आंकड़े आए हैं और इम्पॉर्टेंटली मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। मीडियम टू शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है इम्प्रूवमेंट भी देखने मिला है। फोर्थ क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ देखे तो मल्टी क्वार्टर हाई पे 6% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा जो है रूरल रिकवरी का थीम, जिसके कारण सारे FMCG स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है, यहाँ पे भी जो है बहुत बुलिश नज़रिया मैनेजमेंट का कमेंट्री में देखने मिला। इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेज ने भी बड़े बड़े अपग्रेड्स जो है इमामी को दिए। इंटरेस्टिंगली इमामी का जो है ईस्टर्न इंडिया में एक्सपोजर ज़्यादा रहता है और जब भी रूरल एक्सप्लोजन होता है, रूरल मार्केट्स में इंप्रूवमेंट आती है तो ज़्यादातर ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा मूवमेंट पहले देखने मिलता है, तो उसके कारण ज़्यादा अल्फ़ा जो इमामी का बन सकता है। ये तो हमारा पहला स्टॉक हुआ। दूसरा स्टॉक हेरिटेज फूड्स, लो वॉल्यूम काउंटर लेकिन स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली और हमने 18 और स्वदेश में ये ट्रेंड भी पकड़ा था कि मिल्क कंपनीज़ के जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस है वो स्टेबल है और जो डिमांड है नॉर्मल मिल्क प्रोडक्ट्स का उसमें भी जो है स्टेबिलिटी देखने मिली है। और इम्पॉर्टेंटली ये भी मैं बता दूं कि जो मिल्क के लिस्टेड कंपनीज़ के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मार्जिन्स बड़े होते हैं अगर नॉर्मल मिल्क से बात करें तो तीनों ही फैक्टर्स में जो है कंपनी ने अच्छी परफॉर्म की है और उसके कारण जो है हम ऑफकोर्स कह सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी आई थी। स्टॉक 10% से ऊपर दिन के ट्रेड में जो है आया था। ईडलवाइज यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई थी। RBI ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए उनके 2 आर्म्स में, एक तो आपका हुआ फाइनेंस आर्म ECL फाइनेंस और दूसरा ARC जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता है। इन पाबंदी के कारण जो है स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने मिली है और ओवरऑल जो है ये RBI ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था क्योंकि ग्रुप एंटिटीज़ में जो है ओवरऑल कुछ मटेरियल कंसर्न्स आ रहे थे। कंपनी का भी जो जवाब आया, उन्होंने कहा कि ये सारे जो इम्पैक्ट हैं यहाँ पे इनको कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला और इस पे जो है वो कार्रवाई करके जो है रिपोर्ट भी RBI को देंगे। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ईडलवाइज का है और हमने ये ट्रेंड भी पकड़ा है। RBI जिस तरह BFSI सेगमेंट को या जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको थोड़ी सी कम करने के लिए बहुत सारे जो है इतने निर्णय लिए हैं, स्पेशली कष्ट निर्णय, बजाज फाइनेंस, पेटीएम, यहाँ पे अनाउंसमेंट जो थे और इवन IIFL फाइनेंस, ये सब में जो है अनाउंसमेंट्स देखने मिले थे। तो हमने तो 3 स्टॉक्स के बारे में बात कर लिया, लेकिन एक ग्रुप है निफ्टी के स्टॉक्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स निफ्टी में आज बड़ी सेलिंग देखने मिली थी, वॉलेटाइल भी था मार्केट, लेकिन एक सेगमेंट था जो प्राइवेट बैंक्स का सेगमेंट था, उन्होंने जो है अपने ग्रीन में रहे, अपना जो है लॉसेस नहीं हुआ और वहाँ पे जो है FIs की भी इंटरेस्ट वहाँ पे जो है थोड़ी बनी रही थी। ये जो है चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं तो बड़े बड़े दिग्गज हेवी वेट्स ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये जो थे इंडेक्स दूसरे साइड संभाले हुए थे। तो 4 स्टॉक्स या थीम हमने आपको बता दिया, लेकिन हमारा 5वां स्टॉक भी है इंडिगो। ये हमने सुबह में ही बता दिया था कि यहाँ पे ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई है, अपग्रेड हुआ है, यहाँ पे उसको बाई कर दिया है ऐड से और जो टारगेट प्राइस है उसको भी बढ़ा दिया है 4,100 से 4,700 रुपये प्रति शेयर का। ये UBS का रिपोर्ट था और यहाँ पे याद रखिए कंपटीशन ज़्यादा है नहीं क्योंकि खुद ही मार्केट लीडर है 60% का और ओवरऑल जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस होते हैं वो भी स्टेबल है, लेकिन सप्लाई शॉर्टेज हो रही है फ़्लाइट्स की। आपने देखा होगा जब आप फ्लाइट साइट्स में ट्रैवल करें तो बहुत सारे फ़्लाइट्स
जो है रुके हुए हैं, क्योंकि किसी के इंजन इश्यूज़ हैं, किसी के सप्लाई डिमांड मिसमैच है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, एयर फेयर्स बढ़ गए हैं, समर ट्रैवल भी हो रहा है और गर्मी की छुट्टियां भी आ रही है। तो उसके कारण आप देख सकते हैं फेयर्स अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है। इसके अलावा जो है इंडिगो का जो बड़ा प्लान है वो है इंटरनेशनल एक्सपेंशन का, उस पर बाज़ार को जो है बड़ी नज़र भी रहेगी। उसके कारण स्टॉक में आज एक तेज़ी भी देखने मिली। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में थे और ये हमारा 5 का पंच है। शुक्रिया शरद इस अहम अपडेट के लिए। और इन सब के बीच में आपको हम बता दें एक अहम खबर आ रही है। एनएससी ने भारत का पहला ईवी इंडेक्स लॉन्च किया है। जी हां, इस वक्त की सबसे अहम खबर, एनएससी ने भारत का पहला ईवी इंडेक्स लॉन्च किया है। न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स एनएससी ने लॉन्च किया है। तो इस वक्त की अहम खबर, एनएससी ने भारत का पहला ईवी इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स लॉन्च किया है एनएससी ने। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।